टू ऑल ऑफ यू, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो आज जो है हम इंशाल्लाह अपनी सिस्टमिक सर्जरी जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें जो है हम सबसे पहले जो है ब्रेस्ट डिजीज़ से रिलेटेड हम देखेंगे। जो आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा है, ठीक है। और इसमें जो है हम इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसमें जो है वो मैक्सिमम 3 वीडियोज़ हों और इन 3 वीडियोज़ में जो है सबसे पहले हम आज की वीडियो में जो कि हम देखेंगे एनाटमी एंड इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। और एक आधी कोई कंडीशंस भी देख लेंगे और साथ में और उसके बाद दूसरी वीडियो में हम बिनाइन कंडीशंस को देखेंगे एंड इन थर्ड वीडियो दैट इज सोलिली रिलाइज ऑन द ब्रेस्ट कैंसर एंड इट्स ट्रीटमेंट, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे। चूँकि हम सर्जरी कर रहे हैं तो सर्जरी में हमें पता होना चाहिए कि यार एनाटमी जो है वो बेसिकली है क्या, ठीक है। अगर एनाटमी नहीं पता होगी तो हमारे लिए सर्जरी जो है वो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। और ब्रेस्ट कंडीशंस में आपको मोस्टली जो है वो एनाटमी पता भी होनी चाहिए कि इसमें एक्चुअली में आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट एनाटमी हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे, इतना डीप नहीं जाएंगे। दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि यार देखो, ये जो लेक्चर्स हैं मेरे, दिस इज़ नॉट ओनली टू पास योर एग्जाम, ठीक है। मेरा मकसद ये है कि आपको वो एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए जो कि एक फिजिशियन को या सर्जन को किसी को भी जो है पता होनी चाहिए। बहरहाल मैं खुद स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैं टिल दैट एक तालिबे इल्म की हैसियत से ही अपने आप को देखूंगा, ठीक है। और गलतियां हर किसी से होती हैं, मुझसे भी होंगी, इस वीडियो में भी होंगी। तो गलतियों से इंसान सीखता है। बहरहाल मेरी कोशिश ये होगी कि जितना मेरे पास है वो मैं आपको आगे कन्वे कर दूं, ठीक है। गलतियां होंगी, ठीक है। अगर किसी को गलती नज़र आए तो किसी को भी हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, वो कमेंट सेक्शन में या कहीं पर जो है वो करेक्शन कर सकता है मेरी, ठीक है। बहरहाल हम बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि एनाटमी जो है वो एनाटमी जो है वो क्या है ब्रेस्ट की, ठीक है। तो ब्रेस्ट की एनाटमी जो है हमने देखनी है कि ब्रेस्ट जो है बेसिकली आपकी कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ब्रेस्ट जो है मोस्ट कॉमनली जो है हम उसको दो तरह से डिफाइन करते हैं उसकी लोकेशन को। एक तो हम वर्टिकली उसको देखते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है हम उसको हॉरिजॉन्टली देख लें। अभी जो आपका ब्रेस्ट है वर्टिकली जो है ये मोस्ट कॉमनली जो है प्रेजेंट होता है वो 6 to 8 रिब के दरमियान, ठीक है। लेकिन योर ब्रेस्ट कैन बी प्रेजेंट वर्टिकली फ्रॉम क्लेविकल टू एट रिप एनीवेयर, ठीक है। इस लोकेशन के दरमियान क्लेविकल एंड एट रिप के दरमियान आपका ब्रेस्ट जो है वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो है आपका प्रेजेंट होता है वो 6 to 8 रिप के दरमियान जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके। दूसरी बात, आपका जो हॉरिजॉन्टली जो है वो आपका ब्रेस्ट प्रेजेंट होता है फ्रॉम स्टर्नम टू द इंटीरियर मिड एक्सिलरी लाइन, फ्रॉम स्टर्नम टू इंटीरियर मिड एक्सिलरी लाइन, ये प्रेजेंट होता है। ये होगी आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। दूसरी बात, आप सबको पता होनी चाहिए कि आपका जो ब्रेस्ट है वो 4 क्वाड्रेंट में जो है हम डिवाइड करते हैं। इसी 4 क्वाड्रेंट के ऊपर जो हमें पता लगता है कि आपकी जो ब्रेस्ट का लंप है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। नॉन कैंसीरियस मास भी हो सकता है, वो कैंसीरियस मास भी हो सकता है। दिस इज योर ब्रेस्ट, ठीक है। और ये एरियोला हो गया और ये आपका निपल हो गया। अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसको जो है हम 4 क्वाड्रेंट में जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये वाला जो आपका क्वाड्रेंट है दिस इज कॉल्ड अपर आउटर क्वाड्रेंट, अपर आउटर क्वाड्रेंट। और ये वाला जो है आपका लोअर आउटर क्वाड्रेंट, बाहर की तरफ है ना, बाहर, यू कैन से लेटरल साइड ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। और ये इनवर्ड, ठीक है, इसको हम कहते हैं अपर इनर क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये वाला जो है ये लोअर इनर क्वाड्रेंट है। यहाँ पर दो क्वाड्रेंट की अहमियत जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, और सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आगे हम मेस्टेक्टमी देखेंगे कैंसर की ट्रीटमेंट में, उसमें बड़ा रोल है। मोस्ट ऑफ द जो आपके लम्प्स प्रेजेंट होते हैं वो अपर आउटर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, ठीक है। और जब हम आगे मेस्टेक्टमी देखेंगे उसके डिफरेंट ट्रीटमेंट है। एक है ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी, ठीक है, ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी। ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी जो सबसे बेटर हो सकती है ना वो इस जगह पर हो सकती है, ठीक है। दो बातें अपनी याद रखनी है अपर आउटर क्वाड्रेंट में। आगे हम ब्रेस्ट कैंसर में भी इसको देख लेंगे एक मरतबा से, लेकिन बहरहाल हम इसकी एनाटमी देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए शुरू से ही। अपर आउटर क्वाड्रेंट में मोस्ट ऑफ द कॉमन अबाउट 70% जो आपके ब्रेस्ट लंप होते हैं या मैसेज होते हैं वो अपर आउटर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात ये कि जो ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी है वो मोस्टली जो है बेटर, जिसकी कॉस्मेटिक चांसेस होते हैं, ठीक है, और जो हम अच्छे से ब्रेस्ट कैंसर को जो है वो रिमूव कर सकते हैं, वो आपकी जो है अपर आउटर क्वाड्रेंट की जो है वो सर्जरी है, ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी, ठीक है। जो लीस्ट आपको जो है क्या कहते हैं कि जहाँ पर ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी हम नहीं कर सकते वो आपका अपर इनर जो है वो ये वाला क्वाड्रेंट है। यहाँ पर आप ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी जो है वो नहीं कर सकते, ठीक हो गया।
ये थी हमारी एनाटॉमिकल पोजीशंस, और हमने जो है वो क्वाड्रेंट वो देख ली कि अपर आउटर क्वाड्रेंट होता है, लोअर आउटर क्वाड्रेंट होता है, अपर इनर क्वाड्रेंट होता है एंड द लोअर इनर क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें आपकी ब्रेस्ट की, तो ब्रेस्ट की अगर हम एनाटॉमी हम देखें, दिस इज योर ब्रेस्ट। ठीक है, और ब्रेस्ट की अगर हम बात करें तो आपके यहाँ पर जो है वो लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल लोब्यूल्स होते हैं, जो कि आपके टर्मिनल डक्ट लोब्यूल जो है वो बेसिकली आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेस्ट भी है। ठीक है, अब ये जो लोब्यूल्स हैं ये मल्टीपल डक्ट्स के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं। अब मैं इतनी अच्छे से डायग्राम नहीं बना पा रहा क्योंकि एक तो स्क्रीन भी छोटी है। तो ये मल्टीपल लोब्यूल्स होते हैं, ये इंटरकनेक्ट होते हैं एक डक्ट के साथ दूसरे कनेक्ट के साथ, ये आगे जाके सारे कनेक्ट होकर जो है वो आपके यहाँ पर जो है निप्पल वाली जगह पर जो है वो ड्रेन हो रहे होते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डक्ट। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड योर लोब्यूल। आगे हम देखेंगे कैंसर दो तरह के हो सकते हैं, लोब्यूलर कैंसर हो सकता है, ठीक है, और एक जो है डक्ट कैंसर हो सकता है। डक्ट कैंसर में क्या होता है, डक्ट कैंसर ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर होता है, डक्ट के अंदर के एपिथेलिया को जो है वो कैंसर हो जाना। अब ये भी दो तरह का होता है। ठीक है, या तो ये इन सिटू होता है या तो ये इन्वेसिव होता है। इन सिटू से मुराद ये कि योर कैंसर, इन सिटू से मुराद ये कि डक्ट्स के अंदर ही रहता है कैंसर, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को जो है वो इन्वेड नहीं कर पाता। लेकिन इन्वेसिव में क्या होता है, इन्वेसिव में जो है आपका कैंसर जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को जो है इन्वेड कर देता है, और मोस्ट कॉमनली जो 70% ऑफ द कैंसर है वो आपका इन्वेसिव है, डक्टल इन्वेसिव कार्सिनोमा है। ठीक है, अच्छा बहरहाल ये हम आगे देखेंगे, हमारा अभी टॉपिक नहीं है ये, आगे हम जब डिजीज करेंगे तब हम देखेंगे। बहरहाल मेरा अनाटमी करवा रहा हूँ तो समझा रहा हूँ साथ साथ कि एक्चुअल में ये कैंसर जो है प्रेजेंट कहाँ पर होता है। उसके बाद जो है आपका लोब्यूल्स का कैंसर हो सकता है, ये भी दो तरह का आ सकता है, ये LCIS आ सकता है। ठीक है, लोब्यूलर कार्सिनोमा इन द सिटू, इसमें भी जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट रहती है, मतलब कि आपका जो कैंसर है वो विद इन द लोब्यूल्स ही रहता है। ठीक है, और एक होता है लोब्यूलर कार्सिनोमा, इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये डिस्टर्ब हो जाती है, ये कैंसर फैल जाता है, और इसमें एक बात याद रखनी, ई कैडहेरिन का जो है वो लॉस होता है, आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि ये आपकी ब्रेस्ट की इनर एनाटॉमी हमने बना दी, ये हमारे लोब्यूल्स होके जो कि टर्मिनल डक्ट जो है फंक्शनल यूनिट भी होते हैं, ये डक्ट हो गए, और ये आपका एरियोला होगा, और ये आपका निपल हो गया। अब ये जो ब्रेस्ट है ये बेसिकली अगर आप देखेंगे आउट ग्रोथ होती है आपकी बॉडी की। ठीक है, तो ये अगर इसको कोई सपोर्ट ना मिले तो ये पीछे आपका पेक्टोरस fascia होता है। ठीक है, जिसके ऊपर जो है ब्रेस्ट पर ही होती है। ठीक है, ये आपकी स्किन होती है। ठीक है, ब्रेस्ट टिश्यू इज बेसिकली अ बिटवीन स्किन एंड योर पेक्टोरल fascia। ठीक है, अच्छा अब ये जो है आउट ग्रोथ है, अगर इसको सपोर्ट ना मिले तो ये जो है फिर क्या होगा, ये आपका नीचे की तरफ हैंग हो सकता है, जिसको कहते हैं नीचे की तरफ लुढ़क जाना। ठीक है, अब इसको सपोर्ट करने के लिए जो है कुछ लिगामेंट्स होते हैं, हेल्प टू सपोर्ट योर ब्रेस्ट टिश्यू, उनको हम कहते हैं कूपर्स लिगामेंट। ठीक है, जो कि आपकी स्किन के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, और ये आपके जो है पीछे जो है वो अटैच होते हैं जाकर। ठीक है, ये सपोर्ट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक ना टेंशन क्रिएट कर रहे होते हैं ताकि ये जो ब्रेस्ट टिश्यू है ये आपका इंटैक्ट रहे एक जगह पर। ठीक है, अब यहाँ पर कूपर लिगामेंट का जो है बहुत बड़ा रोल है इन एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम आगे देखेंगे व्हाट इज स्किन डिम्पलिंग एंड व्हाट इज निप्पल रिट्रैक्शन। ठीक है, होता क्या है, लेट मी राइट हियर व्हाट इज स्किन डिम्पलिंग। स्किन डिम्पलिंग में होता ये है कि फॉर एग्जांपल दिस इज योर ब्रेस्ट। ठीक है, और ये आपका है कूपर लिगामेंट। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अंडरलाइंग ये जो स्किन डिम्पलिंग है ये मे बी बिनाइन कंडीशन की वजह से भी हो सकती है, ये कैंसर की वजह से भी हो सकती है, लेकिन ये आप ये नहीं कह सकते कि ये 100% कैंसर की वजह से होती है। ठीक है, लेकिन जो स्किन रिट्रैक्शन है, जो रिसेंट स्किन सॉरी निप्पल रिट्रैक्शन होगी, वो अंडरलाइंग कार्सिनोमा की वजह से ही हो सकती है। बहरहाल स्किन डिम्पलिंग की बात करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फाइब्रोसिस्टिक चेंज आ जाता है, या यू कैन से कि कैंसर चलो ले लो या बिनाइन कंडीशन ले लो, क्योंकि स्किन डिम्पलिंग हमें कैंसर में भी देखने को मिल सकती है और आपको जो है बिनाइन कंडीशन में भी देखने को मिल सकती है, और ये कंजेनिटल भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि कोई बीमारी जो है प्रेजेंट नहीं है, बाय बर्थ जो है वो आपकी ये जो डिफेक्ट है वो प्रेजेंट है। जैसे आपने देखा होगा हानि आमिर की जो वो स्किन डिम्पलिंग है, बहरहाल वो कुछ अलग चीज है, वो भी बाय बर्थ ही होती है, तो बेसिकली दैट इज नॉट अ ब्यूटी, दैट इज अ डिफेक्ट एक्चुअली। ठीक है, तो स्किन डिपलिंग में होता है क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मास क्रिएट हो गया या मास बन गया, अब ये क्या करेगा, इसने ये आगे ही टेंशन है। ठीक है, टेंशन के साथ जो है ये कूपर लिगामेंट ने स्किन को इंटैक्ट किया हुआ है, पीछे की तरफ फोल्ड करके रखा हुआ है टाइटली, ताकि ये आगे की तरफ ना जाए, सपोर्ट किया हुआ है। अब होगा क्या कि जब इसके ऊपर मास आएगा तो ये मास जो है कूपर लिगा के ऊपर मजीद प्रेशर डालेगा, जब मजीद प्रेशर डालेगा तो ये जो कूपर लिगामेंट है ये नीचे की तरफ चला जाएगा, जब ये नीचे की तरफ चला जाएगा तो होगा क्या, ये जो स्किन जहां पर ये जो भी पार्ट जो जाके स्किन के साथ अटैच है कूपर लिगामेंट का, वो इनवर्ड मूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं स्किन डिम्पलिंग। ये बिनाइन कंडीशंस में भी देखने को मिल सकती है, फाइब्रोएडिनोसिस में देखने को मिल सकती है, सिस्टिक में देखने को मिल सकती है, और भी कंडीशन है, या कैंसर में देखने को जो है वो देखने को मिल सकती है। उसके बाद आ जाओ, एक होता है निपल रिट्रैक्शन।
ठीक है। अब ये निप्पल रिट्रैक्शन है, ज़ाहिर बात है आपका जो निप्पल है वो ओपन हो रहा होता है वाया मल्टीपल डक्ट्स, ठीक है। तो ये जो डक्ट्स होती हैं इनके साथ भी जो वो कूपर लिगामेंट अटैच होते हैं क्योंकि सपोर्ट मिली होती है। तो होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई कैंसर आ जाए तो ये जो आपकी जो निप्पल रिट्रैक्शन है इट इज ऑलवेज, ठीक है, इट इज ऑलवेज ड्यू टू एनी अंडरलाइंग कंडीशन, ठीक है। अब ये जो दो तरह की होती है, या तो एक स्लिट लाइक होती है या होती है सर्कमफ्रेशियल। जो सर्कमफ्रेशियल है वो ऑलवेज एसोसिएटेड विद 100% एसोसिएटेड विद जो है वो कैंसर, अंडरलाइंग कैंसर से एसोसिएट होती है। तो होता क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कैंसर क्रिएट हो गया या डक्टल एक्टीरिया हो गया। फॉर एग्जांपल डक्ट एक्टीरिया क्या है, डायलेशन ऑफ द डक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो मल्टीपल डक्ट्स ओपन हो रही हैं उनकी फॉर एग्जांपल डायलेशन होगी। जब डायलेशन हो जाएगी तो वो लिगामेंट को कंप्रेस करेंगे, जब तक कंप्रेस करेंगे तो होगा क्या, आपको यहाँ पर निप्पल रिट्रैक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें थोड़ी सी निपर इंटरेक्शन देखने को मिलती है, वो जो थोड़ी सी देखने को मिलती है उसको हम स्लिट लाइक कहते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि स्लिट लाइक होती क्या है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर एरियोला, ठीक है, एरियोला ब्रेस्ट की नहीं बात कर रहा, और ये जो है आपका निपल है, ठीक है। अब स्लिट लाइक में होता क्या है कि ये स्लिट लाइक थोड़ी सी रिट्रैक्शन होती है, मतलब दरमियान से ना एक लाइन नुमा निपल, जो निपल का एरिया जो वो अंदर चला जाता है, दिस इज कॉल्ड स्लिट लाइक रिट्रैक्शन, ठीक है। और ये आपको जो है मोस्ट कॉमनली डक्टल एक्टीरिया में देखने को मिलता है क्योंकि उसमें डक्ट डायलेट हो जाती है। जब डायलेट हो जाती है तो वो कुछ जो पार्ट है लिगामेंट का वो कंप्रेस हो जाता है, वो पीछे की तरफ और टेंशन क्रिएट करता है, तो आपको स्लिट लाइक जो है वो रिट्रैक्शन देखने को मिलती है निप्पल की, ठीक हो गया। अब अगर एक कैंसर है, कैंसर एक बहुत कैंसर बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो मास है बड़ा होगा तो ये मल्टीपल कूपर लिगामेंट को जो वो इन्वॉल्व करेगा। अब ये जो मल्टीपल कूपर लिगामेंट को इन्वॉल्व करेगा तो ये आपका जो निप्पल है ये पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा। तो जब ये पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंशियल। लेट मी क्लियर वन थिंग, दिस इज योर एरियोला, और ये अगर पूरा का पूरा अंदर की तरफ चला जाए तो इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंशियल, सर्कमफ्रेंशियल निप्पल रिट्रैक्शन। और ये जो सर्कमफ्रेंशियल निप्पल रिट्रैक्शन है इट इज ऑलवेज ड्यू टू द अंडरलाइंग कार्सिनोमा, ठीक है। और ये जो स्लिट लाइक है ये मैंने पहले ही बता दिया, दिस इज ड्यू टू डक्ट एक्टीरिया डायलेशन होती है जिसकी वजह से कोई एक आधा लिगामेंट जो है वो कंप्रेस होता है। तो होता क्या है कि जो कंप्रेस हो रहा होता है लिगामेंट, और जो वो लिगामेंट निप्पल के स्पेसिफिक एरिया को होल्ड करके रखा होता है, वो स्पेसिफिक एरिया जो निप्पल का है वो इन्वर्ट चला जाता है, तो इसको हम स्लिट लाइक कहते हैं। और ये डक्टल एक्टीरिया में आपको जो है वो देखने को मिलता है। और ये जो सर्कमफ्रेंशियल निप्पल रिट्रैक्शन है ये आपको ऑलवेज 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 देखने को मिलती है इन केस ऑफ अंडरलाइन कार्सिनोमा या पैथोजेनेसिस, ठीक है। तो ये था निप्पल रिट्रैक्शन। ऊपर लिगामेंट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी को ये सारे का सारा, पहली बात तो ये कि मैं तो एक तो वहाब डोगर को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात मैं वहाब डोगर के साथ साथ कुछ और भी बुक्स को फॉलो कर रहा हूँ ताकि जो वहाब डोगर में मिस है चीज़ें वैसे वो बिल्कुल ठीक है, गुड बुक है फॉर स्टडिंग, ठीक है। तो आपने नोट्स बनाते जाना है साथ साथ, ठीक है। जो जो चीज़ें मिस होंगी वो आपने अपने नोट्स में लिखते जाना है। पर जब आप ये देख लोगे लेक्चर्स तो आप लोग आपको जो है वो हलवा लगने लग जाएगी। रफ रीडिंग जो भी करता है, चाहे मैं अपनी भी बात करूँ, रफ रीडिंग जो कोई भी करेगा उसको जो है वो ओवर एमिंग लगेगी, ठीक है, स्टडी करना। लेकिन लेक्चर के साथ आप जब करोगे तो आपको जो हर चीज़ जो है वो आसान हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमारा कूपर लिगामेंट्स, इसके बारे में हमने देख लिया कि स्किन डंपलिंग क्यों होती है, उसके बाद निप्पल रिट्रैक्शन क्यों होता है, ये हमने देख लिया। स्किन डंपलिंग बेसिकली आपकी वहाब डोगर की बुक में नहीं है, ये मैंने वैसे ही आपको करवा दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो आपका जो ब्रेस्ट इशू है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ ब्रेस्ट, ठीक है। इसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ द स्पेंस, ठीक है। आपकी जो वहाब डोगर में लिखा हुआ सिर्फ एक्सिलरी टेल लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस कहते हैं। इसका कुछ रोल ये है, वो ये है कि ये जो ब्रेस्ट इशू है ये एक्जिला के अंदर समटाइम चला जाता है। मैंने पहले भी बताया कि आपका जो है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया है, दिस इज योर एक्सिलरी टेल, ये हो सकती है आपकी एक्सिलरी टेल, ठीक है। ये आपका जो टिश्यू है ब्रेस्ट का जो है ये एक्जिला में भी जा सकता है, ठीक है। आप सबको पता है कि साथ ही आपका एक्जिला है, ठीक है। अब ये जब एक्जिला में चला जाए तो समटाइम्स दैट इज टू प्रोमिनेंट कि ये जो है मिस्टेकनली हम जो है जब हम मेमोग्राफी करते हैं या कुछ भी करते हैं तो ये हम ऐसा ब्रेस्ट लम्प जो है वो कंसीडर करते हैं, ठीक है, कि कहीं ये ना हो कि एक्जिला में जो है वो ब्रेस्ट का कैंसर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक्जिलरी टेल की ये इतनी सी इंपॉर्टेंट है, बाकी और इसकी जो है वो कोई भी जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो उसके बाद हमने देखना है कि आपकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो कैंसर जहाँ कहीं भी आ जाए वहाँ पर लिम्फेटिक ड्रेनेज की जो इंपॉर्टेंस है वो खुद ब खुद जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाती है या बन जाती है, ठीक है। तो फंक्शनल यूनिट आपको पता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेस्ट इज योर टर्मिनल डक्ट लोब्यूल, ठीक है। यहाँ पर दिस इज द साइड वेयर मेजर ऑफ द कैंसर जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। और ये भी बात आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद लिम्फेटिक्स की बात करें हम,
तो आपका जो ब्रेस्ट कैंसर है वो मोस्टली जो है, ब्रेस्ट कैंसर की बात नहीं करें अभी, आपकी जो मोस्टली जो लिम्फेटिक्स है या लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट है वो मोस्टली जो है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड से जो है वो कर रहा होता है ड्रेन। ठीक है, बाकी जो 10% आते हैं आपके वो इंटरमेमोरी लिम्फ नोड्स आ जाते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं बिटवीन पेक्टोरलिस मेजर एंड द माइनर मसल्स। ठीक है, माइनर मसल्स, और उनको हम रूटर्स नोड भी कहते हैं, रूटर्स नोड। मोस्टली जो है वो आपका 90% जो है वो कैंसर जो स्प्रेड करता है, या लिम्फ नोड जो है वो आपका जो है 90% जो एक्सिलरी नोड से प्रेजेंट ड्रेन करता है, और कहीं कभी कभार जो है वो रोटर नोड से भी जो है वो कर जाता है, जो कि इंटरमेमोरी लिम्फ नोड्स होते हैं प्रेजेंट बिटवीन योर, लेट मी राइट, intermemory lymph node present between pectoralis major and minor। ठीक है, हमारी जो इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, जिन लिम्फेटिक्स की इंपॉर्टेंस है वो है हमारी एक्सिलरी लिम्फ नोड। अब ये जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं हम इनको 3 लेवल्स पर जो है वो डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आर ऑफ लेवल 3 importance divided according to पेक्टोरलिस माइनर मसल। ठीक है, अब ये लेवल 1 होता है, ठीक है, लेवल 2 होते हैं, लेवल 3 होते हैं। ठीक है, अब ये लेवल 1 है बेसिकली आपकी जो एक्सिला, फॉर एग्जांपल जस्ट लेट मी ड्रॉ योर एक्सिला। ठीक है, ये एक्सिला है, एक्सिला है। ठीक है, और एक्सिला में यहाँ पर आपकी जो है वो एक्सिलरी वेन प्रेजेंट है। ठीक है, आपने जब भी मेस्टेक्टमी करनी है, जब भी आप मेस्टेक्टमी का प्रोसीजर देखोगे तो जो सर्जन है वो कभी भी बियॉन्ड द एक्सिलरी वेन नहीं जाता। आपके जितने भी लिम्फ नोड क्लियरेंस होती है वो बिलो द एक्सिलरी वेन होती है। ठीक है, तो यहाँ कहीं जो है वो आपके सारे के सारे जो है ये लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। ये कोई आपके 20 to 30 नोड्स होते हैं। ठीक है, और ये 20 to 30 नोड्स होते हैं, ये हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेक्टोरलिस माइनर, और ये 3 लेवल्स पर होते हैं। पहला ये है कि अगर तो ये लेटरल टू पेक्टोरलिस माइनर हो, ठीक है, ये हम कहते हैं इसको लेवल 1 लिम्फ नोड्स। ठीक है, अगर ये डीप या पोस्टीरियरली साइड पर हो तो इसको हम कहते हैं लेवल 2 लिम्फ नोड, और ये अगर मीडियली साइड पर हो, ठीक है, मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, मैंने यहाँ पर लेटरल लिखना था, यहाँ पर मीडियल। ठीक है, बहरहाल आपको समझाना मकसूद है। तो ये जो है लेवल 3 जो है लिम्फ नोड्स कंसीडर होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपके जितने भी कैंसर हैं पहले वो अगर जो स्प्रेड होंगे वो पहले 1 से जाएंगे, फिर ये जाएंगे 2 में जाएंगे, फिर ये जाएंगे 3 में जाएंगे। अभी जो लेवल 1 के लिम्फ नोड्स होते हैं इनको हम कहते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड। आगे हम देखेंगे कैंसर में कि व्हाट इज सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। ठीक है, सेंटिनल लिम्फ नोड वो होता है जो कि पहला लिम्फ नोड होता है। अगर आज आप मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, बाकी हम डिटेल में तब देखेंगे जब हम मेस्टेक्टमी करेंगे या जब हम इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। होता क्या है कि सेंटिनल लिम्फ नोड इज ऑलवेज योर फर्स्ट लिम्फ नोड। ठीक है, जहाँ पर ब्रेस्ट ने सबसे पहले ड्रेन होना होता है। अगर तो इसमें कैंसर प्रेजेंट हुआ ना तो मीन्स के आगे भी कैंसर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और अगर इसमें कैंसर प्रेजेंट नहीं है तो मीनिंग दैट आगे भी जो है वो कैंसर प्रेजेंट नहीं है। सारी बात है, इसने यहाँ से होकर जाना है कैंसर ने, अगर यहाँ पर कैंसर है ही नहीं तो आगे कैसे जा सकता है, नहीं जा सकता। लेकिन कभी कभार वेरी वेरी रेयर केसेस में जो है वो आपको कभी कभार 1 में नहीं मिलता, लेकिन 2 और 3 में देखने को मिलता है। लेकिन जो आपने बात याद रखनी है वो सिर्फ ये याद रखनी है कि सेंटिनल लिम्फ नोड्स का जो है वो बहुत ज्यादा रोल होता है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो मीनिंग दैट के 2-3 लेवल के भी जो है वो नेगेटिव होंगे। बाकी कुछ सर्जरीज हैं उसमें हमने अकॉर्डिंग टू देखना होता है कि किस सर्जरी में जो है हमने कितने लेवल तक जो है वो लिम्फ नोड्स को जो है वो रिमूव करना है, लेवल 2 तक करना है, 3 तक करना है। आगे हम देखेंगे ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी में हम कितने लिम्फ नोड करते हैं, सिंपल मेस्टेक्टमी में हम कितने लोड करते हैं, और मॉडिफाइड मेस्टेक्टमी में जो है इतने लिम्फ नोड जो है वो रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा था लिम्फ नोड से रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने समझा दिया, बता दिया, जो आपकी बुक में लिखा है वही मैंने बताया, कोई अपने से जो है बात नहीं बताई। हाँ, कोशिश जरूर की है कि एक आसान लफ्जों में जो है वो आपको ये आगे कन्वे कर दूं मैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो यहाँ पर अगर मैं आगे हमने देखना है कि इन्वेस्टिगेशन में हम यहाँ पर मैंने पिक्चर्स भी दी हुई है, हम पिक्चर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या है। तो हाउ टू इन्वेस्टिगेट ब्रेस्ट डिजीज, सबसे पहले तो आपने आपने हिस्ट्री लेनी है उस पेशेंट की, और आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी करना है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन आपको पता होना चाहिए। आपने जब भी कभी पालपेट करना है लिम्फ नोड्स को, ठीक है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल दिस इज योर पेशेंट लाइंग वर्टिकली टू, ठीक है, आपने उस पेशेंट को कहना है कि अपनी कमर पर जो है वो कस कर जो है हाथ रखो। ठीक है, अब मैं डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहा, ठीक है, दिस इज प्रेस। ठीक है, जब वो अपनी कमर पर हाथ रख देगा ऐसे, ठीक है, तो वो स्ट्रेच हो जाएगी उसकी प्रेस। ठीक है, जब स्ट्रेच हो जाएगी तो आपने जो है अपने हाथ से जो है, हाथ की फिंगर्स की टिप से नहीं, आपने
अपने जो है हाथ की जो फिंगर्स होती हैं, ठीक है, उनकी टिप से नहीं, आपने फिंगर से जो है आपने पालपेट करना है मास को, आपने उसकी लोकेशन को पालपेट करना है। एक बात याद रखिए कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जो है वो पेनलेस होता है, लेकिन अगर पेन के साथ एसोसिएट है तो आपने ये बात याद रखनी है कि हमेशा आपने उस ब्रेस्ट का पहले एग्जामिन करना है जहां पर पेन नहीं है, क्योंकि आप जब डायरेक्टली ही पेन वाले एरिया को एग्जामिन करोगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करोगे, तो वो एग्रीवेशन हो जाएगी पेशेंट को, ठीक है। फिर आप दूसरी चेस्ट को जो कि नॉर्मली प्रेजेंट है, मे भी उधर भी कैंसर हो लेकिन पेन वहां पर ना हो, तो आप फिर वहां पर नहीं कर पाओगे एग्जामिन, ठीक है, क्योंकि पेशेंट जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो बहरहाल इसकी मैं आई थिंक सो मैं अलग से एक वीडियो वगैरह जो देख कर बनाऊंगा, दिखाऊंगा आपको कि कैसे एग्जामिनेशन करना होता है। तो आपने एग्जामिनेशन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने लिम्फ नोड्स को एग्जामिन करना है, ठीक है। वो भी आपने जो अपनी टिप्स से कभी भी नहीं करना। अगर आप टिप्स से करोगे तो होगा क्या कि वो जो लिम्फ नोड्स आपको फील नहीं होंगे, लेकिन आप जब अपनी फिंगर्स की जो ये करोगे, फिंगर से करोगे, ठीक है, तो आपको जो है लिम्फ नोड जो है वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये जो एग्जामिनेशन है इसकी इंशाल्लाह मैं अलग से जो है डेमोस्ट्रेशन वीडियो दिखाऊंगा आपको, वैसे वैसे हमने देखना था। बहरहाल हमारा जो पहले इन्वेस्टिगेशन है वो अपनी हिस्ट्री देखनी होती है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना होता है। हिस्ट्री में आपको पता लगता है कि आया कि ये स्प्रेडिक है या फेमिलियल है, ठीक है। फेमिलियल जो कैंसर होता है बेसिकली वो रन कर रहा होता है इनटू द फैमिली एंड दैट इज ड्यू टू द BRCA1 and 2 म्यूटेशंस, ठीक है। ये हम कैंसर के जब हम करेंगे उसमें देख लेंगे। और जो स्पोरेडिक है वो स्पोरेडिक मोस्टली जो आपका जो कैंसर होता है वो स्पोरेडिक होता है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती। तो इसीलिए ना, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में कहीं कहीं कैंसर तो नहीं था, ठीक है। अगर कैंसर था तो आप फौरन समझ लेते हो कि यार इट मे बी ड्यू टू द BRCA म्यूटेशंस, ठीक है, या कोई और म्यूटेशन की वजह से, जीन म्यूटेशन की वजह से। स्पोरेडिक में जो है फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है एंड मोस्टली जो है पेशेंट प्रेजेंट करते हैं स्पोरेडिक केसेस के साथ, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो आगे जो है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है। अब रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में जो है आप तीन चीजें करते हो। द फर्स्ट वन इज योर USG, द सेकंड वन इज योर मेमोग्राफी एंड द थर्ड वन इज योर MRI, ठीक है। अच्छा, अब ये जो USG है ये आपने कब करनी है, मेमो कब करनी है, MRI कब करनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए। और इसी में से आपको इन्वेस्टिगेशन, सारी बात है, जब आप सर्जरी करोगे तो आपको इन्वेस्टिगेशन भी पूछी जा सकती है, ये उसका ट्रीटमेंट भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमने क्या यूज करनी है। अगर तो एज जो है USG आपने कब करनी है, अगर एज जो है वो 35 से लेस देन है, आपने USG उस पेशेंट में जो है वो परफॉर्म करनी है, ठीक है। वो क्यों परफॉर्म करनी है, बिकॉज ऑफ जब ये जो 35 ईयर की जो एज होती है, ठीक है, वुमेन्स होती हैं, इनमें जो है जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो डेंस होता है, ठीक है। डेंस मीन्स कि उसमें जो है फैट जो है वो डिक्रीज हुआ होता है, वहां पर मायोसिन टिश्यू ही टिश्यू होता है, वहां पर आप मेमोग्राम से जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। मीनिंग बिकॉज ऑफ देयर इज अ इंक्रीज डेंसिटी। इंक्रीज डेंसिटी मीन के लो फैट होता है उनमें, ठीक है, ब्रेस्ट में। अब मेमोग्राम आपने कब करना है, मेमोग्राम आपने करना है अगर वुमेन की एज जो है वो 35 से ग्रेटर देन है, तब आपने जो है वो मेमोग्राम करना है। यूं क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो लेस डेंस हो जाता है, मीनिंग दैट कि उसमें जो है वुमेन में वक्त के साथ साथ जो है ब्रेस्ट में जो है फैट जो है वो ज्यादा होता जाता है, ठीक है। ये होगी तो USG एंड मेमोग्राम से रिलेटेड बातें, ठीक है। MRI बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको MRI में यही पूछेंगे, एज दी भी होगी या उसकी, ठीक है, वुमेन की, ठीक है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना कि USG बेटर है या मेमोग्राम बेटर है, ठीक है। लेकिन MRI यहाँ पर समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एक कंडीशन होती है, कंडीशन नहीं, हम कैंसर जब हम देखेंगे एक स्पोरेडिक टाइप होता है और एक होता है फेमिलियल टाइप। फेमिलियल टाइप में इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, चाहे वो 20 साल की वुमेन है, चाहे वो 25 साल की उम्र है, चाहे वो 50 साल की है, वहां पर 35 वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, एक पेशेंट फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है, वो कहता है कि मेरी फैमिली में हिस्ट्री है, ठीक है, ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री थी, ठीक है, उसके बाद कोलोरेक्टल कैंसर की भी हिस्ट्री थी, ये BRCA1 म्यूटेशन में आपको देखने को मिलती हैं ये दोनों चीजें। और साथ में वो कह रही कि मेरी मदर जो थी उनकी डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से, ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली इन्वेस्टिगेशन यू वांट टू डू, तो वहां पर ना तो USG होगी, USG बनती ही नहीं, बनती है यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग लेकिन नहीं, ठीक है। उसके बाद मेमोग्राम तो बिल्कुल ही नहीं बनती। लेकिन अगर हिस्ट्री के साथ पेशेंट आ जाए कि फैमिली बैकग्राउंड में हिस्ट्री है कैंसर की, तो MRI इज योर आंसर, नॉट USG, नॉट मेमोग्राफी, ठीक है। इसलिए समझा रहा हूं MRI इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक MRI ये हो गया। MRI का पहला यूज कब है, इफ हिस्ट्री ऑफ कैंसर इन फैमिली, ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात आपने याद रखनी है, इफ अ कैंसर इज अ मल्टीसेंटेरिक या मल्टीफोकल, ठीक है। मल्टीसेंटेरिक एंड मल्टीफोकल क्या मतलब है, देखो मेमोग्राम और जो आपका ब्रेस्ट कैंसर है वो सिंगल
मास पर जो है वो डिपेंड कर रहा है, तो वो सिंगल मास पर जो है वो अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकता है। अब ये मल्टी सेंट्रिक एंड मल्टी फोकलिटी क्या है, ये आपकी बुक में बताया तो हुआ है, वहाब डोगर की बुक में, लेकिन आपको डेमोस्ट्रेशन नहीं बताई हुई कि क्या होता है बेसिकली। दिस इज योर चेस्ट, लेट मी ड्रॉ टू चेस्ट, ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज मल्टी फोकलिटी एंड व्हाट इज मल्टी सेंट्रिक। ये हमने चार्ट क्वाड्रेंट जो है वो ड्रा कर दिया। अब मल्टी सेंटरी का मतलब ये है कि आपका जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स में जो है वो प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड मल्टी सेंटेरिक, ठीक है। और मल्टी फोकलिटी का मतलब ये है कि एक ही क्वाड्रेंट है लेकिन वो डिफरेंट मासेस के साथ जो है वो प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड योर मल्टी फोकलिटी, ठीक है। तो दूसरा यूज ये हो गया एमआरआई का, अगर तो पेशेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, ठीक है, मल्टी सेंटेरिक है, मल्टी फोकलिटी है, इफ देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ कैंसर इन इन फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। दिस इज योर मल्टी सेंटेरिक, ठीक है, एंड दिस इज योर मल्टी फोकलिटी, ये आपने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो बात याद रखनी है वो ये बात याद रखनी है कि अ वुमन हु हैज अ प्रीवियस ब्रेस्ट प्लांट, ठीक है, प्रीवियस ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, ठीक है। इम्प्लांट सिलिकॉन इम्प्लांट भी हो सकता है, ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी में हम डिफरेंट इम्प्लांट्स यूज कर सकते हैं, ट्रैम भी यूज करते हैं, लिटमस डोरसी प्लैब भी यूज करते हैं, और सिलिकॉन इम्प्लांट भी जो है वो हम जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तीन बातें आपने एमआरआई से रिलेटेड कभी भी नहीं बोलनी। अगर तो 20 साल की भी लड़की आ जाए विद द फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, तो एमआरआई इज द इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट, नॉट यूएस, ठीक है। अगर एक वुमेन आ जाए 35-40 साल की उम्र में, ठीक है, और वो कहे कि मेरी फैमिली में भी हिस्ट्री थी ब्रेस्ट कैंसर की, मेरी मदर जो है उनकी डेथ हुई इनकी वजह से, उसके बाद उसमें भी आपने एमआरआई को जो है इन्वेस्टिगेशन चॉइस कंसीडर करना है, नॉट मेमोग्राम, ठीक है। उसके बाद मल्टी सेंट्रिक एंड मल्टीफोकलिटी अगर हो तब भी आपने एमआरआई को कंसीडर करना है, और अगर प्रीवियस ब्रेस्ट प्लांट है आपने तब भी जो है वो उसको कंसीडर करना है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर पिक्चर डेमोस्ट्रेशन मैंने दी हुई है, ये आप देख सकते हो कि ये आपका जो है मेमोग्राम है, ठीक है। दिस इज योर एक्जिला, ठीक है। और ये मेमोग्राम पर आप देख सकते हो कि आपको जो है ब्रेस्ट मास जो है कैंसीरियस मास या कुछ भी जो है वो नजर आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाओ तो अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड में आप देख सकते हो, अच्छा अल्ट्रासाउंड की एक और बात, हमने जो है ये जो ब्रेस्ट मास को जो है हमने लेट मी राइट हियर, हम जो है ब्रेस्ट मास को जो है वो प्रेजेंट करते हैं तीन पोजीशन से, ठीक है। एक, या तो हम करें क्लॉकवाइज, हम बताते हैं कि मास एक्चुअल में कहाँ प्रेजेंट है, या तो हम बताते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस वर्टिकल लाइंस हम ड्रा करते हैं और इससे हम बताते हैं कि मास कहाँ पर प्रेजेंट है, या तो हम जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रा करते हैं कि मास कहाँ पर प्रेजेंट है। जो मोस्ट सूटेबल मेथड है कि बताने का कि एक्चुअल में है कहाँ पर ब्रेस्ट मास, वो हम ये यूज करते हैं क्लॉकवाइज, या यू कैन से क्लॉक जो है हम वो यूज करते हैं। यहाँ पर 12 आ गया, 2 3 इस तरह से आप यहाँ पर देख भी रहे होगे इमेज में, ठीक है, कि यहाँ पर 12:30 ओ क्लॉक जो है वो आपको नजर आ रहा है, तो ये कुछ ऐसा ही है, ठीक है। 12 ओ क्लॉक पर जो है वो लगिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये मैंने गरी बना दी, और ये जो आपका मास प्रेजेंट है ये 12 ओ क्लॉक की पोजीशन पर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। बहरहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज ही है, जरूरत ही नहीं है याद रखने की इसको, सिर्फ आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने ये बताया, ठीक है। ये आपकी एमआरआई होगी, ठीक है। और एमआरआई पर आप देख सकते हो कि आपको जो है वो स्पिकुलेटेड मास जो है वो नजर आ रहा है इन अनइवन एजेस के साथ, ठीक है। तो कैंसर मास जो है मोस्टली स्पिकुलेटेड होते हैं, ठीक है। एक कैंसर होता है और उसके जो है स्पिकुलेशन जो है आपको नजर आ रही होते हैं, तो ये भी कुछ ऐसा ही आपको मास नजर आ रहा है। और ये जो है आपका एमआरआई ऑफ द ब्रेस्ट ऑफ दैट वुमन हु हैज सिलिकॉन ब्रेस्ट, ठीक है। ये जो आपको एरो नजर आ रही है ये बेसिकली आपका जो है जो इम्प्लांट है वो रप्चर हो गया है। ये जो टेरी मेरी लाइनें नजर आ रही हैं इनको हम कहते हैं लिंगुइन लाइन कहते हैं, लिंगुइन लाइंस। और अगर एमआरआई आप जब इम्प्लांट में करो ब्रेस्ट इम्प्लांट वुमेन्स में, तो अगर इस तरह की लाइंस आपको नजर आ जाएं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड लिंगुइन लाइंस, एंड ये आपको बताती हैं कि आपका जो ब्रेस्ट इम्प्लांट है वो रप्चर हो चुका है, ठीक है। तो इनको हम लिंगुइन लाइन कहते हैं। बहरहाल ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ पिक्चर प्रेजेंटेशन दी ताकि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेमोग्राम, व्हाट इज यूएसजी एंड व्हाट इज एमआरआई। और आपको साथ में जो है मैंने वो भी बता दिया कि ब्रेस्ट इम्प्लांट अगर रप्चर हो जाए तो क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बायोप्सी। बायोप्सी में आप क्या करते हो, तो बायोप्सी आप तीन तरह से कर सकते हो, ठीक है। एक होती है एफएनएसी, एफएनएसी, ठीक है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी इसको हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम करते हैं कोर बायोप्सी करते हैं,
ठीक है, और एक होती है इंसिजनल बायोप्सी। ठीक है, जो फाइनल एस्पायरेशन साइटोलॉजी है ये इतनी ब्रेस्ट कैंसर्स में जो है इतनी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, हम करते हैं लेकिन इंपॉर्टेंस नहीं है। ये बेसिकली हम मोस्टली जो है बिनाइन कंडीशन के लिए करते हैं, लाइक सिस्ट जो है उसके लिए हम करते हैं, फाइब्रोएडेनोसिस के लिए करते हैं, उनके लिए हम कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले आया कि ये जो फ्लूइड हमने निकाला है या निकला एस्पायरेट किया हुआ है, ठीक है, इसकी साइटोलॉजी में अगर ब्लड आ जाए तो फिर हम फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो ये है कि कोर बायोप्सी जो है वो आपने करनी होती है, और इसको हम ट्रू कट भी कहते हैं। ट्रू कट बायोप्सी इट इज अ इन्वेस्टिगेशन बायोप्सी ऑफ द चॉइस फॉर इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, और ये मोस्ट वाइडली यूज जो आपकी बायोप्सी मेथड होता है वो ये ही होता है। ठीक है, कोर बायोप्सी इट इज योर मोस्ट कॉमनली यूज बायोप्सी टेक्निक। ठीक हो गया, तो ये थी हमारी सारी की सारी जो है हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हमने कैसे इन्वेस्टिगेट करना ब्रेस्ट को। ठीक है, अब आ जाओ व्हाट इज ट्रिपल असेसमेंट। और ट्रिपल असेसमेंट के ऊपर एक ऐसी आ जाता होता है फाइनल ईयर्स वालों को, तो ये वर्थ लर्निंग है। ट्रिपल असेसमेंट में वही बातें हैं जो हमने ऊपर करके आए हैं। ट्रिपल असेसमेंट में पहली असेसमेंट आपने हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना होता है। दूसरी असेसमेंट आपने करनी होती है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, जो कि हम ऊपर पढ़ रहे हैं, यूएसजी कर सकते हैं, एमएमओ कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंड लास्ट जो कि अभी हमने पढ़ी है वो है बायोप्सी या हिस्टोलॉजी भी हम इसको कह सकते हैं। ये आपकी होती है ट्रिपल असेसमेंट, और इस पर जो आपको एमसीक्यू जो है वो पूछ लिया जाता है। उसके बाद वहां ब्लॉगर के नीचे उसी टॉपिक के नीचे आपको निपल रिट्रैक्शन भी बताया हुआ है, जो कि हमने ऑलरेडी जब हम कूपर लिगामेंट की एनाटॉमी कर रहे थे उसमें हमने देख लिया था कि व्हाट इज निपल रिट्रैक्शन। तो उसको हमने आपने देख लेना है। अगर नहीं दोबारा से अगर मैं बताऊं तो दिस इज योर ब्रेस्ट। ठीक है, और ये आपके जो है वो ऊपर लिगामेंट होते हैं। ऊपर लिगामेंट जो है बेसिकली आपकी जो ब्रेस्ट को जो है वो होल्ड करके रखते हैं एक पोजीशन पर, ताकि ये जो आपकी ब्रेस्ट है ये नीचे की तरफ ना लुढ़क जाए या ये अपनी पोजीशन से जो है वो मिसमैनेज ना हो जाए। ठीक है, अब होता क्या है निपल रिट्रैक्शन में, यू कैन से हियर, यू कैन सी हियर, ठीक है, कि यहाँ पर तीन कूपर लिगामेंट जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम जैसे ज्यूम करें हैं, हम परफेक्टली नहीं ड्रा करें, जस्ट समझाने के लिए कि यहाँ पर जो है एरियोला वाले हिस्से को जो है वो तीन लिगामेंट जो है वो होल्ड करके रखे हुए हैं। अब जो स्लिट लाइक रिट्रैक्शन क्या होता है, सर्कमफ्रेशियल क्या होता है। स्लिट में ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो लिगामेंट है ये डक्ट, एक आपकी डक्ट को जो है वो होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, अब जब डक्ट के अंदर एक्टेजिया हो जाए, डक्ट एक्टेजिया मतलब कि डायलेशन ऑफ द डक्ट हो जाए, तो डायलेशन के साथ साथ ये जो लिगामेंट है ये भी जो है इन्वॉल्व होगा। ये फर्दर जो है वो आपकी जो निप्पल की जो स्किन है उसको अंदर की तरफ खिंचाव पैदा करेगा। तो इसमें जो आपको स्लिट लाइक जो है वो डिम्पलिंग नजर आती है, रिट्रैक्शन नजर आती है। ठीक है, अगर तो कैंसर हो, ठीक है, तो कैंसर क्या करेगा, ये सारा का सारा हिस्सा ये तीन लिगामेंट को जो है वो इन्वॉल्व करेगा। तो तीनों के तीनों लिगामेंट जो है जब इन्वॉल्व होंगे तो ये पूरा 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 का पूरा जो निपल है आपका इनवर्ट चला जाएगा। इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंशियल रिट्रैक्शन। ठीक है, सर्कमफ्रेंशियल रिट्रैक्शन, और ये आपको अंडरलाइन मिलिग्नेंसी की वजह से ही ऑलमोस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ये थी हमारी निपल रिट्रैक्शन। उसके बाद क्रैक निपल। तो क्रैक निपल में होता ये है कि क्रैक देखने को मिल सकती है आपको निपल में, और ये मोस्टली जो है ये जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन होती हैं उनमें आपको देखने को मिलता है, और ये जो है रिजोल्व हो जाता है, ये कोई इतनी भी जो है वो बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है निपल डिस्चार्ज। उसके बाद जो है हमने खत्म करना है। उसके बाद हम जो है अपनी कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम देखेंगे बिनाइन कंडीशंस क्या होती हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि व्हाट इज निपल डिस्चार्ज। ठीक है, तो निपल डिस्चार्ज में जो आपने बातें याद रखनी है, निपल डिस्चार्ज में आपका जो डिस्चार्ज हो सकता है वो ब्लडी भी हो सकता है, वो सेरस भी हो सकता है, वो मिल्क लाइक भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बातें याद रखनी है वो याद रखनी है, आप लोगों की बुक में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात ये बात रखनी है कि आपका जो डिस्चार्ज है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर ट्रू ब्रेस्ट, अगर तो ये यूनिलेटरल डिस्चार्ज है दैट विल नेवर बी अ नॉर्मल। ठीक है, इट इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल। और अगर हाँ दोनों तरफ से डिस्चार्ज हो रहा है, अगर तो मिल्की डिस्चार्ज है तो वो नॉर्मल है। ठीक है, ये आपको देखने को मिल सकता है, लैक्टेशन में देखने को मिल सकता है नॉर्मली। ठीक है, अगर कंडीशन डिजीज की बात करें तो हाइपोथायरॉइडिज्म में देखने को मिलता है, प्रोलैक्टिनोमा में देखने को मिलता है। हम आगे देखेंगे कि क्यों होता है मिल्क डिस्चार्ज इन पेशेंट में क्यों होता है। ठीक है, बहरहाल यूनिलेटरल अगर हो, यहाँ से बिल्कुल भी ना हो लेकिन यहाँ से हो, तो दैट इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल, इट इज नॉट नॉर्मल। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्चार्ज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, डिस्चार्ज फ्रॉम सरफेस, तो ये आपको जो है दो कंडीशंस में दो जो है वो देखने को मिल सकता है, एक्जिमा में देखने को मिलता है, और ये आपको पेजेट डिजीज में देखने को मिलता है। अब आपकी बुक में सिर्फ इनको बताया हुआ है कि एक्जिमा है या पेजेट डिजीज है डिस्चार्ज फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, आपको डिफाइन नहीं किया हुआ कि एक्चुअल में होता क्या है एक्जिमा या पेजेट डिजीज। ठीक है,
लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ टू ब्रेस्ट, ठीक है, ठीक है। अब ये जो निप्पल एरियोला वाला हिस्सा जो होता है ना, दिस इज योर एरियोला, दिस इज योर निप्पल, इसको हम कहते हैं निप्पल एरियोला कम्प्लेक्स। ये बात आपने याद रखनी है। एक्जिमा में क्या होता है, एक्जिमा जो है बेसिकली ये दोनों साइड को जो है वो इन्वॉल्व जो है वो करता है, ठीक है। एक्जिमा में क्या होगा, पेजर डिजीज है वो भी बेसिकली एक्जिमा ही होती है, लेकिन एक्जिमा अगर प्योर एक्जिमा है तो ये ब्रेस्ट की दोनों कंडीशंस को, दोनों साइड को जो है वो इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। लेकिन अगर पेजर डिजीज है तो ये एक खास ब्रेस्ट को जो है वो इन्वॉल्व करेगा, चाहे वो ये वाली हो सकती है चाहे वो ये वाली हो सकती है। और कौन सा एरिया, NAC मोस्टली। अच्छा, ये जो NAC है, निपल एरियोला कम्प्लेक्स, ये एक्जिमा में जो है वो इंटैक्ट रहता है, मतलब बिल्कुल ठीक रहता है, यहाँ पर कोई मसला नहीं होता। लेकिन पेजर डिजीज में ये वाला जो निपल एरियोला कम्प्लेक्स है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। इसमें इमेज डालना भूल गया था, मेरी गलती, लेकिन आप देख लेना पेजर डिजीज में ये जो निप्पल एरियोला कम्प्लेक्स होता है ये बिल्कुल ही डिस्ट्रॉयड हुआ होता है, एज कम्पेयर टू एक्जिमा, वहां पर इंटैक्ट रहता है, ये वाला एक्जिमा होता है लेकिन वो इंटैक्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद ये जो पेजर डिजीज है इट इज ऑलवेज ड्यू टू अंडरलाइंग डिजीज, ठीक है। DCIS जो है वो मोस्टली जो है वो इसमें एसोसिएट होता है, डक्टल सेल कार्सिनोमा इन सिटू, ठीक है, ये एसोसिएट होता है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, एक्जिमा में आप सिंपल जो है वो टॉपिकल स्टीरॉइड्स देते हो, ठीक है, उससे हल हो जाता है। लेकिन ये जो आपकी पेजर डिजीज है, अच्छा, पेजर डिजीज की जब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो आपने जो है पंच बायोप्सी करनी होती है। जब आप पंच बायोप्सी करोगे तो आप जब सेल लोगे तो उसमें आपको जो पेजर सेल जो है वो नजर आएंगे। और ये जो पेजर डिजीज है ऑफ द ब्रेस्ट, ये ER PR नेगेटिव होती है, प्लस ये आपकी जो है हर टू न्यू पॉजिटिव होती है। ये बात आपने लाजमन याद रखनी है कि आपकी जो पेजर डिजीज है वो हर ट्यून रिसेप्टर पॉजिटिव होती है, ER PR नेगेटिव होती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट ये कि इट इज ड्यू टू द अंडरलाइंग कास्ट, ठीक है। तो आपने मैनेजमेंट ऑफ द अंडरलाइंग डिजीज जो है वो कर लेनी है, दैट इज योर पेजर डिजीज, ठीक है। उसके बाद हम अगर हम बात करें तो डिस्चार्ज फ्रॉम द सिंगल डक्ट, आगे पहले ही बता दिया कि सिंगल डक्ट से अगर डिस्चार्ज हो डेट ऑलवेज अ पैथोलॉजिकल, ठीक है। तो वो दो तरह का हो सकता है, या ब्लडी हो सकता है या वो सेरस हो सकता है। ब्लडी जो है आपको देखने को मिलता है डक्ट पैपिलोमा में, ठीक है। जब आप देखोगे दिस इज योर डक्ट और इसमें जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिल सकती है, डेट इज डक्ट पैपिलोमा, ठीक है। उसके बाद डक्ट एक्टेजिया में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपको जारी बात है डक्ट कार्सिनोमा में भी जो है वो आपको देखने को मिल सकता है ब्लडी डिस्चार्ज, ठीक है। और उसके बाद सेरस में आ जाओ तो आपने बात याद रखनी है फेब्रो एडिनोसिस में आपको देखने को मिल सकता है, डक्ट एक्टेजिया में भी आपको देखने को मिल सकता है, एंड डक्ट कार्सिनोमा में जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ डिस्चार्ज फ्रॉम द बोथ साइड्स, ठीक है, डिस्चार्ज फ्रॉम बोथ साइड। तो इसमें ब्लडी भी हो सकता है, इसमें प्रोलेंट भी हो सकता है, इसमें मिल्क ब्लैक भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपने ब्लडी को नहीं भूलना, ब्लडी ऊपर हम जैसे पढ़ के आए हैं सारे के सारे डक्ट पेपिलोमा, डक्ट एक्टेरिया, ठीक है, पेपिलोमा, ये सारे के सारे यहाँ पर भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोलेंट में आ जाओ तो प्रोलेंट में जो है आपको मिस्टाइटस, ठीक है। और उसके बाद अगर हम मिल्क की बात करें तो ये नॉर्मली जो है वो लैक्टेशन में देखने को मिलता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है, एंड मोर प्रोलैक्टिनोमा। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्यों देखने को मिल सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या करवाता है, बेसिकली आपके T3 T4 के लेवल को जो है वो डिक्रीज करता है। जब ये डिक्रीज होंगे तो फीडबैक मैकेनिज्म के तहत जो है आपका जो हाइपोथैलेमस है वो TRH जो है वो प्रोड्यूस करेगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। आगे वो जो TSH बनाएगा आपके पिट्यूटरी को कमांड देकर। अभी जो TRH है ये मिलता जुलता होता है प्रोलैक्टिन से, तो ये प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर पर जाकर उनको स्टिमुलेट करता है, जिस वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में जो है वो आपको लैक्टेशंस देखने को मिल सकती है। प्रोलैक्टिनोमा में क्या होता है, प्रोलैक्टिनोमा में जो है पेशेंट आपके साथ आ सकता है बाइटोबोरल हेमियानोपिया के साथ आ सकता है, ठीक है। और जब आप उसकी MRI करोगे तो आपको जो है सेलर टर्सिका में जो है वो ये नजर आ सकता है एडिनोमा, ठीक है। और ये क्यों ये अगर हुआ तो मैसिव अमाउंट में प्रोलैक्टिन रिलीज करेगा, तो वो आगे आपकी जो है वो लैक्टेशन जो है वो करवा देगा, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है निपल डिस्चार्ज का, आपका सबसे पहले तो एम यही होना चाहिए कि अंडरलाइन पैथोलॉजी जो है उसको रूल आउट किया जाए, ठीक है, वाया ट्रिपल असेसमेंट, ठीक है। ट्रिपल असेसमेंट हमने देख लिया है क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो है कोई भी अगर मिलिग्नेंसी आ जाती है तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आपने जो है वो ट्रीट कर लेना है। लेकिन अगर कोई भी मिलिग्नेंसी नहीं है तो आपने सिंपली जो है वो पेशेंट को रीअश्योर कर देना है, ठीक है। और ये जो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जो डिस्चार्जेस होते हैं एक्सेप्ट ब्लडी वगैरह या सीरस वगैरह या मिल्क डिस्चार्ज वगैरह ये रिजोल्व हो जाते हैं, आपने उसको रीअश्योर कर देना है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो फ्रॉम द ब्रेस्ट डिजीज रिगार्डिंग सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू। होप सो कि हमने जो है एक अच्छे तरीके से इस चीज़ को जो है वो किया है, कवर किया है, ठीक है।
और ये सारा का सारा भाप डोगर से किया है। कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो आपको मैंने इसमें जो है बता दी, ताकि आप जो है वो फर्दर जो नोट्स हैं जो वो बना लो, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी तो हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।